हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आर और एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये सभी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज हैं, नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो यह टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और देखिए, इसका जो है टेस्ट नंबर आपका 4 है। इसके पहले 3 टेस्ट सीरीज कराए जा चुके हैं, तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिसके लिए अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। और इसमें देखिए, सामान्य अध्ययन और हिंदी दोनों जो सेक्शन है उसको कवर किया गया है। और हम लोग जो है इस वीडियो में सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन को कवर करेंगे। हिंदी वाले जो क्वेश्चन हैं, हिंदी वाले सेक्शन को अलग वीडियो में कवर किया जाएगा। और इसमें जो है आपको जो क्वेश्चन है बाइलिंगुअल फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो जो लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और पीडीएफ भी इसका आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इससे अगर जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लिया करें, और जैसे एक्सप्लेनेशन या आंसर बताने से पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया करें। और लास्ट में जो है अपना एनालिसिस ज़रूर कर लिया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं और किस तरह के फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, या फिर से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको करने में प्रॉब्लम आ रही है। और उस पर अभी समय पर्याप्त है, उस पर आप लोग काम करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, मैं आंसर बता रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप लोग पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और लास्ट में ज़रूर एनालिसिस किया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। और वीडियो अगर एक्सप्लेन किया जाता है तो हो सकता है कि वीडियो जो है थोड़े लंबे हो जाएं, तो आप लोग अपने हिसाब से जो है स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि पूरा एक्सप्लेनेशन को अच्छे से आप लोग सुना करें और जो इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी बन सकता है, हो सकता है कि जो एक्सप्लेन किया जा रहा है उसी से क्वेश्चन बन जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी प्रैक्टिस सेट्स आप लोग सॉल्व कर रहे हैं वो अच्छे से सॉल्व करें और क्वांटिटी न रहे, क्वालिटी जो है रहना चाहिए। ठीक है, कितने टेस्ट सीरीज आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी टेस्ट सीरीज आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कितने अच्छे से कर रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था के तृतीय के क्षेत्र में शामिल है? विनिर्माण, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार, या फिर बैंकिंग व बीमा। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें क्या पूछा है, तृतीय क्षेत्र पूछा है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, परिवहन। ठीक है, भंडारण, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, ये सभी जो है आपके तृतीय के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सभी जो है तृतीय के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर इसमें हम बात की जाए तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो सीएसओ है, इसके द्वारा अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में 3 सेक्टरों में बांटा गया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और इन तीनों की अगर हम बात करें, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र आ जाते हैं, मत्स्यन, वानिकी, खनिज एवं संसाधन की जो प्रक्रियाएं हैं ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका निर्माण, विनिर्माण, जल विद्युत और गैस जो है ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तृतीय के क्षेत्र में परिवहन, भंडारण, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट हो गया, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा और चिकित्सा, ये सभी जो है तृतीय के क्षेत्र, जिसको सेवा सेक्टर या सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में दर्शाती है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसको विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है। और इसके जो लक्षण हैं जिसकी वजह से भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में इंडिकेट किया जाता है वो निम्नलिखित जैसे, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। पूंजी निर्माण की जो दर है वो न्यूनतम है। उसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बेरोजगारी दर उच्च है। जो प्रति व्यक्ति आय है वह न्यूनतम है। औद्योगिक पिछड़ापन देखने को मिलता है, तकनीकी पिछड़ापन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था और आयात पर निर्भरता है, जैसे भारत द्वारा निर्यात कम किया जाता है, आयात ज़्यादा किया जाता है। और निरक्षरता जो है ये भी जो है उच्च है। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं, कह सकते हैं कि ये सभी जो आपकी गुण जो हैं यह विकासशील अर्थव्यवस्था के हैं। ठीक है, और इसी के माध्यम से भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। समष्टि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। इसकी मुख्य समस्या समाधानों का आवंटन है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है।
इसकी मुख्य समस्या संसाधनों का आवंटन है, यही गलत है। ठीक है, अगर समष्टि अर्थव्यवस्था की हम बात करें, यह समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाल, जैसे बेरोजगारी हो गई, रोजगार हो गया, मौद्रिक नीति हो गई, राजकोषीय नीति, बजट इत्यादि जो है इस पर मुख्य रूप से इसमें फोकस किया जाता है। समष्टि अर्थव्यवस्था जो है यह केंद्रीय समस्या राष्ट्रीय आय, रोजगार का निर्धारण, और व्यष्टि अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या संसाधनों का आवंटन करती है। ठीक है, तो जो मुख्य संसाधनों और इसका जो आवंटन किया जाता है, मुख्य समस्या संसाधनों का आवंटन, यह जो है आपकी व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, न कि समष्टि। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इसमें से सही है? कॉल मनी ओवरनाइट के लिए उधार दिया जाता है। नोटिस मनी 2 से 14 दिन की अवधि के लिए उधार दिया जाता है। टर्म मनी 14 दिन से अधिक अवधि के लिए उधार दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तीनों विकल्प सही हैं। देखिए, कॉल मनी के अंतर्गत जो ऋण दिया जाता है यह 24 घंटे के लिए दिया जाता है। ठीक है, नोटिस मनी के अंतर्गत जो ऋण प्राप्त होता है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 2 दिन से लेकर के 14 दिन तक होता है। और टर्म मनी के अंतर्गत जो है जो ऋण दिया जाता है वह 14 दिन से अधिक और 365 दिन तक, लगभग 1 साल तक होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके सही हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ट्रेजरी बिल के बारे में देखिए, इनको सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक जारी करती है। इन प्रतिभूतियों पर ब्याज नहीं दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ट्रेजरी बिल की अगर हम बात करें, इस पर ब्याज नहीं दिया जाता है, और ट्रेजरी बिल जो है इसको जीरो कूपन बांड भी कहा जाता है। ठीक है, जीरो कूपन बांड भी कहा जाता है इसको। अगर हम समान बोलचाल की भाषा में अगर देखें, जैसे मान लीजिए ट्रेजरी बिल जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है, और 100 रुपये का ट्रेजरी बिल जो जिस किसी को भी दिया जा रहा है उसको 100 रुपये इस ट्रेजरी बिल के बदले सरकार को नहीं देना पड़ता है। ठीक है, उसको जो पैसे देने पड़ते हैं 90 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, 100 रुपया जो है वो क्या होगा, 100 रुपये जो प्राप्त होगा यह जो है इसको एक्स्ट्रा, मतलब 100 रुपये का तो बिल होगा लेकिन पैसे देगा कितना ही, 90 रुपये का। ठीक है, और ये जो बिल होगा 100 रुपये का होगा। ठीक, और लास्ट में जो इस पर जो पैसे सरकार द्वारा भुगतान किए जाते हैं इस ट्रेजरी बिल के बदले, वो होते हैं कितना, 100 रुपया। ठीक है, और इसके साथ साथ ये ट्रेजरी बिल जो ये ऋण दे रहा है सरकार को, ठीक, उसके पास जाता है, और यह ट्रेजरी बिल आगे या किसी के पास अगर गिरवी रखना चाहता है या फिर बैंक में जमा करना चाहता है, तो इस पे जो मूल्य है वो 100 रुपया है। ठीक है, ये तो 90 रुपये में ख़रीदा था लेकिन मूल्य है 100 रुपये, तो ये 100 रुपये जो गिरवी रखेगा, ठीक है, इस पर या फिर से बैंक में जमा करेगा ट्रेजरी बिल, तो उसे जो है 100 रुपये पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यही जो है ट्रेजरी बिल होता है, इसे जीरो कूपन बांड भी कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। आरबीआई वित्तीय नियामक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से कार्यों का निर्वहन करता है? नवीन बैंकों को लाइसेंस देना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण का निर्धारण करना, विशेष क्षेत्रों के लिए ब्याज दरों का निर्धारण, बैंकों की तरलता सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अगर हम कुछ फैक्ट देखें, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है या जो गठन है, यह है रॉयल कमीशन या रॉयल हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, जिसका गठन किया गया था 1926 में। ठीक है, इसकी सिफारिश पर यह जो है गठन हुआ था, और इसी की सिफारिश पर पहले जो है भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम पारित हुआ 1934 में, और इसकी सिफारिश पर जो है 1935 में आरबीआई का गठन किया गया। ठीक, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया। ठीक, स्टार्टिंग में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया, और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश, मतलब यंग हिल्टन कमेटी का गठन किया गया था आरबीआई की स्थापना के लिए 1926 में, और इसके द्वारा सुझाव दिया गया। उसके बाद जो है 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम पारित हुआ। ठीक, और इसकी सिफारिश पर फिर 1935 में आरबीआई का स्थापना किया गया। ठीक है, और 1937 तक इसका जो मुख्यालय था कोलकाता था, और 37 के बाद इसका मुख्यालय मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया, और उसके बाद जो है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा, और ये सभी कार्य जो है आरबीआई द्वारा किए जाते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसका गठन रघुराम राजन समिति के सुझाव पर किया गया था। इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन सा विकल्प गलत है वो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
दूसरा गलत है। इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है, यह गलत है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, FSDC, इसका जो गठन है वह 2010 में किया गया था। 2010 में रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। और यह जो है एक क्षेत्रीय नियामक जो होता है उसका सर्वोच्च निकाय है, और यह एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक। और वित्तीय स्थिरता विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वह केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, न कि RBI का गवर्नर, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है गलत है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि से समृद्धि दर में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर रिवर्स रेपो दर में वृद्धि किया जाए तो इससे समृद्धि दर जो है कम हो जाएगी, ठीक है, इसमें कमी आती है, ठीक है। रिवर्स रेपो दर की हम बात करें, यह वह ब्याज दर है जिसके आधार पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता अधिक को रिजर्व बैंक में अल्पकालीन अवधि के लिए जमा करते हैं, ठीक है, और उसे ऋण प्रदान करते हैं, या फिर रिवर्स रेपो दर इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बदले में इनको जो है ब्याज भी प्राप्त होती है। जो रिवर्स रेपो दर जो है, इसके बदले में जो बैंक के पास जो अधिशेष पैसे होते हैं वो RBI के पास ये जमा करती है, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा ए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में देखिए, इसको RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। इनमें राज्य सरकार की 35% हिस्सेदारी होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 में किया गया था, ठीक है। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना में केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वह 50% होती है, 50% होती है। और राज्य सरकार जिस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करनी है उस राज्य की हिस्सेदारी होती है 15%। और जिस बैंक के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना होता है उसकी हिस्सेदारी होती है 35%, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। 35 नहीं, राज्य की हिस्सेदारी 15% होती है। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय समावेशन समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया है। यह निम्न आय वर्ग की औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जमा बीमा योजना के बारे में देखिए, जमाकर्ता को मूलधन एवं ब्याज दोनों के लिए अधिकतम 5 लाख का बीमा मिलता है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम 90 दिन के भीतर उपभोक्ता को भुगतान करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किसी परिसंपत्ति को NPA निर्धारित किए जाने के लिए आवश्यक शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋण के मूलधन अथवा ब्याज की राशि का भुगतान 90 दिन या उससे अधिक समय से नहीं किया गया हो। लघु अवधि कृषि फसल के लिए दिया गया ऋण जिसका भुगतान एक फसली मौसम तक न किया गया हो। ओवरड्राफ्ट तथा कैश क्रेडिट में ग्राहक का खाता 90 दिनों से निष्क्रिय हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। लघु अवधि कृषि फसल के लिए दिया गया जो ऋण है इसका भुगतान एक फसली मौसम तक नहीं किया गया हो, इससे निर्धारित किया जाता है, आपका गलत है। लघु अवधि फसल के लिए जो ऋण दिया जाता है उसका भुगतान जो है न्यूनतम या अधिकतम 2 फसल जो है 2 फसल की कटाई तक, ठीक है, 2 फसल की कटाई तक अगर मूलधन या फिर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है तब उसे NPA में काउंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे कृषि ऋण के लिए या कृषि से संबंधित जो ऋण दिया जाता है वो अगर दिवालिया हो जाए तो उसकी जो गणना की जाती है उस पर 30 दिन 90 दिन वाला नियम लागू नहीं होता है, उस पर फसल वर्ष को लागू किया जाता है, ठीक है। जैसे 1 फसल वर्ष, 2 फसल वर्ष, ठीक है। और लघु अवधि की जो ऋण है उस पर 2 कृषि वर्ष या 2 फसल कटाई वर्ष लागू होता है, ठीक है। तो सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। सीमांत अस्थायी सुविधा MSF दर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। इसके आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ओवरनाइट ऋण प्राप्त करते हैं। केंद्रीय बैंक NDTL की 1% राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं। सीमांत अस्थायी सुविधा के बारे में जो आपका MSF है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके बारे में दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, एमएसएफ के अंतर्गत जो है आपातकालीन स्थिति में अगर बैंकों के पास तरलता की कमी अर्थात पैसे की कमी है तो वह जो है एमएसएफ के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकती है और वह अपनी कुल जमा राशि का 1% तक ऋण के रूप में प्राप्त कर सकती है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा भारत ट्रेडनेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका संबंध है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। ठीक है, और भारत ट्रेडनेट जो है यह चर्चा में क्यों था, क्योंकि बजट 2025-26 में यह घोषणा किया गया था कि व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेडनेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी और यह एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म होगा और सभी जो निर्यात किए जाते हैं वो सभी इसी के अंतर्गत किए जाएंगे और यह एक मतलब भारत का जो ब्रांड है, मतलब कह सकते हैं कि भारत का एक ब्रांड होगा और इसी के अंतर्गत जो भी निर्यात किए जाते हैं वो सभी निर्यात होंगे। ठीक है, और इसकी जो घोषणा की गई थी बजट 2025-26 में की गई थी। नाम का है भारत ट्रेडनेट, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आपका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बजट 2025-26 में जो नवीन व्यवस्था है, जो बदलाव किए गए हैं उसको 0 से 4 लाख रुपए तक जो कर की दर है, इस पर कर की दर आपका 0 है। 4 से 8 लाख अगर आपकी आय है तो इस पर जो कर की दर है वो लगेगा 5%। 8 से 12 लाख रुपए है तो इस पर 10% लगेगा। 12 से 16 लाख है तो 15% लगेगा। ठीक है, और इससे अधिक है 16 से 20 लाख तो 20%। 20 से 24 लाख अगर आपकी आय है तो 25% लगेगा और 24 लाख से अधिक है तो 30% लगेगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारत में विमुद्रीकरण का जो औपचारिक उद्देश्य क्या नहीं था? अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, कर आधार को बढ़ावा देना, जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प इसका सही है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। देखिए, विमुद्रीकरण के कारण जीडीपी की जो विकास दर है उसमें गिरावट देखने को मिला था। ठीक है, तो यह जो है वृद्धि करना, यह इसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। और विमुद्रीकरण लागू किए जाने के पीछे जो 3 मुख्य उद्देश्य थे, काले धन को समाप्त करना और कर आधार को बढ़ावा देना, नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना, यह जो है विमुद्रीकरण के पीछे 3 जो मेजर उद्देश्य थे, इसके जो टारगेट थे वो तीनों ये थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति की मांग आधारित कारण कौन कौन से हैं? रोजगार, मजदूरी एवं आय में वृद्धि, वस्तुओं की जमाखोरी, सरकारी व्यय में वृद्धि। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति की वृद्धि के पीछे जो कारण है, जैसे रोजगार, मजदूरी एवं आय में वृद्धि अगर हो जाए, अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है, ठीक है, रोजगार मिलता है तो पहले अगर वो बेरोजगारी में 100 रुपये खर्च करता था, रोजगार अगर मिलेगा तो वो 200 रुपये खर्च करेगा। ठीक है, किसी की मजदूरी या फिर उसकी आय में अगर वृद्धि हो जाए, जैसे कोई पहले 10,000 रुपये कमाता था, अब वो जो है उसकी आय बढ़ करके 15,000 रुपये हो गया है, तो पहले जो वो 2,000 रुपये खर्च करता था, हो सकता है कि वो 3,000 रुपये खर्च करे। तो लोगों की आय बढ़ेगी। ठीक है, लोगों की आय बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा तो उनका जो कंज्यूम है, उनका जो उपभोग है वो भी बढ़ेगा और जब उपभोग बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है, मुद्रास्फीति कैसे बढ़ती है? जब मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है तब मुद्रास्फीति बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मांग अधिक हो जाती है और उस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है, जिससे मुद्रास्फीति की वृद्धि होती है। सरकारी व्यय में अगर वृद्धि हो जाए, जैसे सरकारी व्यय में वृद्धि होगा तो कैसे होगा? जैसे सरकार द्वारा अगर पूंजीगत निर्माण किए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ब्रिज वगैरह बनाए जा रहे हैं, स्टेशन बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल वगैरह, ये सब जो है अगर बनाए जाए तो उसमें भी रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोगों को आमदनी बढ़ेगी, आमदनी होगी तो फिर लोग खर्च करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वस्तुओं की जमाखोरी हम करें तो इससे मुद्रास्फीति के मांग आधारित कारक नहीं है। जमाखोरी के अंतर्गत जो इसमें भी मुद्रास्फीति बढ़ती है, लेकिन यह मांग आधारित के अंतर्गत मुद्रास्फीति जो है नहीं आती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यह जो है जमाखोरी जो है यह संरचनात्मक मुद्रास्फीति के अंतर्गत आता है। ठीक है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति के अंतर्गत इसका सही आंसर भी हो जाएगा। हस्तांतरण आय के बारे में देखिए, यह एक पक्षीय भुगतान होता है, इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। जो हस्तांतरण आय है इसकी अगर हम बात करें, हस्तांतरण आय की, एक सेकेंड, देखिए, हस्तांतरण आय की अगर हम बात करें
तो यह एक पक्षीय भुगतान है और इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया। दोनों विकल्प सही हैं, सही है भी। इसे राष्ट्रीय आय की गणना में जो हस्तांतरण आय है, जो ट्रांसफ़र इनकम है, इसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है, जैसे जो हस्तांतरण आय के अंतर्गत कौन कौन सा आया जाएगा, जैसे छात्रवृत्ति हो गई, जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, विधवा पेंशन हो गया, दान उपहार वगैरह, सरकार द्वारा जो सब्सिडी दिया जाता है, ये सभी जो है हस्तांतरण आय के अंतर्गत आते हैं और इन्हें जो है भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में देखिए, आधार वर्षों को 4-5 से बढ़ा करके 11-12 कर दिया गया है। विनिर्मित उत्पाद के भारांश में कमी की गई है। कीमतों की गणना में अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। पहला दूसरा गलत है, तीसरा आपका, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक। और इसके आधार वर्ष की बात करें, पहले इसका आधार वर्ष जो था 4-5 था, अब बदल करके इसको 11-12 कर दिया गया है। और इसमें वस्तुओं की संख्या का जो भारांश है वो 676 वस्तुओं से बढ़ा करके 697 वस्तु कर दिया गया, ठीक है। और इन्हीं में उतार चढ़ाव जो होता है, इन्हीं के मूल्य में जो वृद्धि कमी होती है, इसी के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना जो थोक मूल्य सूचकांक है, इसी के आधार पर किया जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें खाद्य मुद्रास्फीति की गणना पृथक रूप से करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक, खाद्य सूचकांक की भी शुरुआत की गई है। थोक मूल्य सूचकांक की गणना पहले की तरह अंक गणती औसत के आधार पर न करके अब गुणात्मक या जियोमेट्रिक औसत के आधार पर किया जाता है, ठीक है। ये इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, बदलाव किए गए, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, जो इसका आधार वर्ष है, जो 4-5 से बदल करके 11-12 किया गया है, इसके लिए सौमित्र चौधरी समिति का गठन किया गया था और इसी के रिपोर्ट के आधार पर इसमें जो ये नए बदलाव किए गए हैं वो किया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना करता है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा, ठीक है। CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO नहीं, इसका नाम बदल चुका है। अब जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसको जो है NSO कहा जाता है, ठीक है। NSO कहा जाता है, ठीक। तो आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मदेय कारक आय में शामिल है? भूमि से प्राप्त लगान किराया, पूंजी से प्राप्त ब्याज, सब्सिडी, उद्यमशीलता से प्राप्त लाभ। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1, 2, 4। सब्सिडी इसमें शामिल नहीं है, सब्सिडी इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। अगर भुगतान कारक आय हो या द्विपक्षीय भुगतान जो है मुख्य रूप से ये होता है, ठीक। और कारक साधन के जो मुख्य रूप से जो आय हैं उनको अगर हम शामिल करें आय को, तो इसके अंतर्गत भूमि से प्राप्त लगान हो गया, किराया, श्रम के बदले कर्मचारियों को प्राप्त पारिश्रमिक, पूंजी से प्राप्त ब्याज हो गया, उद्यमशीलता से प्राप्त लाभ हो गया, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। बाकी जो सब्सिडी होते हैं या सहायता के रूप में होता है, और यह जो है आपका हस्तांतरण या फिर ट्रांसफ़र इनकम के अंतर्गत आता है, ठीक है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। बजट 25-26 में निम्नलिखित में से किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का बात किया गया है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है, ठीक है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है। यहाँ मखाना जो है उसके प्रसंस्करण के लिए मुख्य रूप से यह बनाया जाएगा, ठीक है। सही आंसर ए हो जाएगा। बजट 25-26 में ऋण तक पहुँच में सुधार के बारे में कौन सा विकल्प सही है? सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी कवर को 10 करोड़ से बढ़ाकर के 20 करोड़। निर्यातक MSME के लिए ऋण गारंटी कवर को 20 करोड़ तक की सावधि ऋण का प्रावधान किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। स्टैगफ्लेशन के बारे में देखिए, यह एक जटिल स्थिति है। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति और मंदी दोनों साथ साथ उपस्थित होती हैं। इस स्थिति में उच्च मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी दर भी अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं, ठीक है। तीनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे, ठीक है। यह एक जटिल स्थिति है। वैसे सामान्य स्थिति में क्या होता है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है, फिर बेरोजगारी अगर बढ़ रही है, तो मुद्रास्फीति कम होती। क्यों? क्योंकि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो उपभोग क्या करेंगे, इसलिए मुद्रास्फीति कम होने लगती है। लेकिन इस कंडीशन में जो स्टैगफ्लेशन है, इसमें मुद्रास्फीति भी बढ़ती है और बेरोजगारी दर भी बढ़ती है, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। और इसके पीछे जो मुख्य वजह होता है, यह मांग प्रेरित न होकर के संरचनात्मक लागत जनित होता है, ठीक है। अगर लागत जनित कैसे होता है, इसकी अगर हम बात करें, मान लीजिए पेट्रोल जो है 100 रुपये लीटर है, ठीक है। पेट्रोल 100 रुपये लीटर है,
अगर पेट्रोल जो है मुद्रास्फीति या कह सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ने के कारण लोग जो है गाड़ी चलाना बंद कर दें, ठीक है, लोग गाड़ी चलाए ही ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें कहीं भी आने जाने के लिए, तो क्या इससे पेट्रोल तो सस्ता हो जाना चाहिए, क्योंकि लोग जो है पेट्रोल का यूज कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिकेगा। क्यों बिकेगा? मान लीजिए अगर जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए, या फिर से उसके परिवहन लागत में, क्रूड ऑयल के परिवहन लागत में वृद्धि हो जाए, तो अंतिम उत्पादित मूल्य पेट्रोल में वृद्धि होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे जो वृद्धि होती है कि इसके मूल्य में, वह मांग जनित न होकर के इसके पीछे जो वृद्धि है वो लागत जनित है, ठीक है, क्योंकि जो कच्चे माल से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वह जो है कच्चा माल में वृद्धि हो रहा है, कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, जिससे जो है अंतिम उत्पादित मूल्य जो है वो भी वृद्धि हो जा रहा है, उसमें भी वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लागत जनित और संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति होता है, ठीक है। और इसके पीछे जैसे अगर संरचनात्मक की बात करें, जैसे मान लीजिए प्याज का उत्पादन हो, बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन मार्केट में जब प्याज की मांग ज़्यादा हो, उस समय कोई होल्डिंग अगर कर ले, ठीक है, जो जमाखोरी करते हैं, गोदामों में भर करके जमाखोरी कर लेते हैं, और जब प्याज का मूल्य बहुत उच्च हो जाता है तब उसको जो है मार्केट में भेजते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो भी जो है, जिसे काला बाजारी कहा जाता है, इससे भी आपकी मांग में या मूल्य में वृद्धि होगी। तो ये जो है मुख्य रूप से स्टैगफ्लेशन के कारक होते हैं, ठीक है। सही आंसर डी हो जाएगा। आर्थिक रिकवरी के अंतर्गत वी आकार का आर्थिक सुधार निम्नलिखित में से किस स्थिति को सूचित करता है? इसमें अर्थव्यवस्था शीघ्रता से क्षतिपूर्ति करके अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेती है। इसमें पहली समृद्धि दर में गिरावट आती है और फिर सुधार दिखता है, लेकिन यह पुनः गिरावट आती है और फिर सुधार होता है। इसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद समृद्धि दर निम्न स्तर पर हो जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। आर्थिक रिकवरी की जो वी आकार की वृद्धि है, इसमें शीघ्रता से क्षतिपूर्ति करके अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेती है। इसका रीजन, कहने का मतलब क्या है? जैसे देखिए, मान लीजिए पहले जो जीडीपी की वृद्धि दर थी यहाँ पे थी, ठीक है, इस स्तर से बढ़ रही थी, ठीक, और इसमें जब गिरावट आती है तो ऐसे क्या है, गिरावट आएगी, ठीक। लेकिन एक गिरावट आने के बाद इसमें पुनः जो है जितनी तेज़ी से यह नीचे गिरेगा उतनी ही तेज़ी से ऊपर भी चढ़ेगा, ठीक है, और इससे जो है जो अपनी पूर्व की स्थिति है इसको वो प्राप्त कर लेगा। तो यह जो आकार है वी आकार का हो जाता है, ठीक है। यही ये कह रहा है कि इसमें शीघ्रता से क्षतिपूर्ति करके अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक चालू खाता घाटा में वृद्धि करता है? कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, घरेलू उत्पाद में कमी, वैश्विक मंदी, या फिर निर्यातकों के पास वित्त की कमी? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं, ये सभी जो है चालू खाता घाटा में वृद्धि करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जैसे कच्चे तेल की कीमत में अगर वृद्धि हो जाएगा तो कच्चा तेल खरीदने के लिए हमें अधिक डॉलर देना पड़ेगा, चालू खाता घाटा में वृद्धि होगा। घरेलू उत्पादन में अगर कमी हो जाए, घरेलू उत्पादन में अगर कमी होगा तो बाहर से हमें आयात करना पड़ेगा, इससे भी, और आयात करने के लिए हमें डॉलर देना पड़ेगा, तब भी जो है इसे चालू खाता में वृद्धि होगा, ठीक। वैश्विक अगर मंदी आ जाए तो भी जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ निर्यातकों के पास अगर वित्त की कमी हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, तो भी जो है हमें चालू खाता घाटे में वृद्धि देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सभी कारक हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही है। रुपए के मूल्य ह्रास के कारण आयात महंगा हो जाता है। मुद्रा का मूल्य ह्रास राजकोषीय घाटे में वृद्धि करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही, लेकिन आगे की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। रुपए के मूल्य ह्रास के कारण आयात महंगा हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए डॉलर, अभी $1 कितने रुपए के बराबर है? शायद 86 या 87 रुपये के बराबर चल रहा है $1, ठीक है। $1 शायद 87 रुपये मान कर चलिए, ठीक है। अगर हमें कुछ आयात करना है तो हम रुपए में तो आयात करेंगे नहीं, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो वैश्विक मुद्रा हैं वह कुछ ही मुद्राओं को या कुछ ही जो करेंसी हैं उनको वैश्विक मुद्रा माना जाता है। और भारत को अगर कुछ आयात करना है तो उसे अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके ही आयात करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी अगर 87 रुपये है तो $1 हमें ख़रीदने के लिए कितना देना होगा? 87 रुपये देना होगा। और अगर जो है अगर रुपये जो है, अगर रुपये के मूल्य में ह्रास न हो और रुपये 80 रुपये के बराबर हो, तब $1 खरीदने के लिए हमें 80 रुपये देना होगा, ठीक है। तो जैसे रुपये में ह्रास होगा, यह जो है इसके बदले में डॉलर महंगा हो जाएगा, ठीक है। पहले 80 रुपये देना पड़ता था, अभी 87 रुपये देना पड़ रहा है, तो हमें 7 रुपये जो है महंगा पड़ रहा है। यही वजह है कि अगर रुपये के मूल्य में अगर ह्रास होता है तो इससे हमारा आयात महंगा हो जाएगा, क्योंकि हम जो आयात करते हैं वह रुपये में न करके डॉलर में करते हैं, ठीक है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है।
निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की बास्केट में शामिल है? एन, रुपया, युआन या फिर डॉलर। कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें एन शामिल है, युआन भी है और डॉलर भी है, रुपया इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, रुपया इस बास्केट में शामिल नहीं है। ठीक है, और यह जो विशेष आहरण अधिकार एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसे पेपर गोल्ड कहा जाता है, इसे आईएमएफ की मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका आपका 1, 3, 4, 1, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, नोस्ट्रो खाता के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसे एक घरेलू बैंक एक विदेशी बैंक की ओर से घरेलू मुद्रा में रखता है। इसका उपयोग बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा लेन देन की सुविधा के लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। पहला आपका सही है, दूसरा सॉरी इसमें क्या पूछा, गलत पूछा ना, तो आपका जो पहला है वो गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा आपका सही है। नोस्ट्रो खाता की अगर हम बात करें, नोस्ट्रो खाता जो है वह बैंक खाता होता है जिसे बैंक किसी दूसरे देश की मुद्रा में उस देश के किसी बैंक में रखता है। ठीक है, किसी दूसरे देश की मुद्रा में उस देश के किसी बैंक में रखता है, और इस प्रकार के खाते का उपयोग बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा लेन देन की सुविधा के लिए किया जाता है। ठीक है, और यह उन ग्राहकों के धन को रखने के लिए किया जाता है जिनके पास विदेशी मुद्राओं में खाते होते हैं। ठीक है, अगर वोस्ट्रो खाता की बात करें, यह घरेलू बैंक एक विदेशी बैंक की ओर से एक घरेलू मुद्रा में रखता है। ठीक है, जैसे नोस्ट्रो जो अकाउंट है इसमें विदेशी मुद्रा के रूप में रखा जाता है, और वोस्ट्रो अकाउंट जो है इसमें घरेलू मुद्रा के रूप में रखा जाता है। ठीक है, रुपए के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है वो दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समीक्षा का संकलन और प्रकाशन करता है? आर्थिक समीक्षा का संकलन और प्रकाशन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसे इसकी के द्वारा पेश किया जाता है, कह सकते हैं कि रिवील किया जाता है। विदेशी व्यापार नीति 23 के बारे में देखिए, इसके अंतर्गत किन शहरों को निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों के रूप में नामित किया गया है? फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद या फिर वाराणसी। कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, सभी विकल्प सही हैं। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है निर्यात और आयात के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को का ढांचा जो है इसे प्रदान करना, उसके साथ साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना का जो है एक समुच्चय प्रदान करना। ठीक है, मतलब जो विदेशी निवेशक हैं उनको आकर्षित करना, उसके साथ साथ भारत से निर्यात करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। राजस्व घाटा के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? राजस्व घाटा सरकार की बचत में कमी को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे में वृद्धि होने पर सरकार को पूंजीगत व्यय में कमी करनी पड़ती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, उत्प्लावकता के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह कर आधार में विस्तार के कारण राजस्व संग्रह में वृद्धि को दर्शाता है। यह कर की दर में परिवर्तन और राजस्व संग्रह में परिवर्तन का अनुपात है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला इसका गलत है। यह इसकी अगर हम बात करें तो यह कर की दर में परिवर्तन और राजस्व संग्रह में परिवर्तन का अनुपात है। जब कर राजस्व में बढ़ोतरी करके आधार में वृद्धि की जाती है तो उस वृद्धि को कर की लोच कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर दो हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत, सॉरी दूसरा सही है, पहला गलत। एक सेकेंड में गलत पूछा है ना, तो इसका जो गलत है वो आपका बी वाला था, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला आपका सही है। कृषि जनगणना के बारे में देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि गणना 1970-71 से की जा रही है, और कृषि जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। भारत में कृषि जनगणना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा किया जाता है, और विश्व कृषि जनगणना के व्यापार दिशा निर्देशों के अनुसार जो है इसे किया जाता है। और यह जो होता है वह 10 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष के अंतराल पर कृषि संगणना या कृषि जनगणना होती है। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि पाई जाती है? सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है अमेरिका में, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि की अगर हम बात करें तो इस मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, भारत आपका दूसरे नंबर पर है। ठीक है, चीन है इस मामले में तीसरे नंबर पर, और ब्राज़ील जो है आपका 5वें नंबर पे है। चौथे नंबर पे कौन है? वो आपका रूस है। ठीक है, रूस। नेक्स्ट देखिए, कौन सी फसल सरसों कुल की नहीं है? मूली, शलजम, सूरजमुखी या फिर फूलगोभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सूरजमुखी जो है
यह सरसों कुल की प्रजाति नहीं है। सरसों कुल के अंतर्गत सरसों, राई, तारामीरा, मूली, सलजम, फूलगोभी और पत्ता गोभी, ये सभी जो है सरसों कुल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाकी जो सूरजमुखी है यह कंपोजिट के अंतर्गत आता है। ठीक, कंपोजिट के अंतर्गत। बाकी अगर गेहूं, जौ, धान, मक्का, बाजरा, गन्ना, ज्वार, कोदो, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी घास कुल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मटर, चना, मूंग, उड़द हो गया जो, यह मटर कुल के अंतर्गत आता है। ठीक, तो याद रखिएगा सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ फल, कुछ जो है सब्जियां दी गई हैं और उसका खाने योग्य भाग, जैसे मांसल, एरिल जो फल है इनका कौन सा भाग खाने वाला है? मांसल एरिल किसका खाने वाला भाग है? लीची का खाने योग्य भाग को मांसल एरिल कहा जाता है। और एंडोस्पर्म की बात करें, नारियल का खाने योग्य भाग को एंडोस्पर्म कहा जाता है। रसदार टेस्टा यह है अनार का। परिदल पुंज यह आपके शहतूत का है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से टमाटर फटने लगता है? कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस या फिर बोरान? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरॉन की कमी के कारण टमाटर फटने लगता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका जन्म की अगर हम बात करें, टमाटर का जन्म स्थान मैक्सिको है। टमाटर का जन्म स्थान है मैक्सिको। और भारत में सबसे पहले टमाटर को लाया गया था पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, भारत में सबसे पहले टमाटर को जो लाया गया था पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ठीक, प्रधानमंत्री सुरक्षा खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में देखिए। इसके जो पात्र उधारकर्ता हैं वो कौन हो सकते हैं? किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, सहकारिता, मौजूद सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी, कौन हो सकते हैं? कूट के हिसाब से आपको बताना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये सभी जो है इसके पात्र हो सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के बारे में देखिए। नीति आयोग की राजकोषीय स्थिति रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को मध्यम राज्य की श्रेणी में रखा गया है। समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का स्कोर वित्तीय वर्ष 22-23 में बढ़ करके 45.9 हो गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए, अगर हम बात करें, नीति आयोग जो भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 14-15 से 22-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित करती है। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को अग्रणी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है, न कि मध्यम राज्य की श्रेणी में। ठीक है, फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। तो दूसरा सही है, पहला गलत। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? वित्त वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय 75,514 रुपये रही। उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्तता में कमी दर्ज की गई है। सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कौन सा विकल्प इसका गलत है ये आपको बताना है, गलत विकल्प का चयन करना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, वित्त वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 93,514 था। 93,514, ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इनोवेशन फंड, एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला दूसरा सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन है इसका सही है। उत्तर प्रदेश के किन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना की जा रही है? राजकीय पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 3, 4, 1, 3, 4, दूसरा गलत है। ठीक है, डिग्री कॉलेज में इसकी स्थापना नहीं की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, ये सितंबर 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य पहले नंबर पे था? इसके अंतर्गत जो है केरल आपका पहले नंबर पे था। ठीक है, देखिए करंट पुराना है, लेकिन जो एग्ज़ाम हो रहा है वो भी 2023 का है, तो हो सकता है कि इससे जो आपके पुराने क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, तो याद रखिएगा केरल है। कौन से देश में वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 का आयोजन किया गया था? वर्ल्ड स्किल्स लियोन का जो आयोजन हुआ था यह हुआ था आपके फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में। हाल ही में किए गए VLSRSAM मिसाइल परीक्षण के बारे में देखिए। इसका परीक्षण रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। यह उड़ान परीक्षण एक भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं।
भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक के बारे में देखिए। 11 सितंबर 2024 को मनीला में आयोजित किया गया था और बैठक की अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर अरमने और उनके समकक्ष फिलीपींस के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अवर सचिव इरिनियो क्रूज एस्पिनो ने किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन ए। जल संचय जन भागीदारी पहल के बारे में देखिए। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के सूरत में किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में सामुदायिक भागीदारी से लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत इसके अंदर जो दोनों फैक्ट है वो दोनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में सामुदायिक भागीदारी से लगभग 24,800 वर्षा जल संचयों का निर्माण किया जाएगा और यह जो है पुनर्भरण संरचनाएं वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने, दीर्घकालीन जल स्थिरता को सुनिश्चित करने में सहायता करेंगी। और यह पहल जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के बारे में देखिए। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाए। केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में सभी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, राजस्व विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। वक्फ अधिनियम जो है 1995 में कैबिनेट द्वारा 40 संशोधनों की स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार द्वारा 8 अगस्त 2024 को इस विधेयक में संशोधन करने के लिए इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य है संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना है, ठीक है। इसके लक्ष्य क्या क्या है उसकी अगर हम बात करें तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना, केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में सभी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, राजस्व विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करना। यह संशोधन में बोला गया है, ठीक है, जो 2024 में किया गया था, जो विधेयक मतलब पेश किया गया था लोकसभा में, ठीक है, उसमें ये संशोधन प्रस्तावित किए गए, ठीक है। उसके साथ साथ महिलाओं के अधिकार को उसमें रक्षा करने की बात की गई है, मुकदमेबाजी को कम करने, न्यायाधिकरण के निर्णय पर न्यायिक निगरानी रखने की भी बात की गई है इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। हाल ही में चर्चा में रहे वैम्पायर तारे के बारे में देखिए। इसे ब्लू स्ट्रैगलर स्टार के रूप में जाना जाता है। यह तारे एक बार पुनः युवा होने के बाद भिन्न प्रकार के विकास मार्ग का अनुसरण करते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के बारे में देखिए। इसमें कराघात व करापात एक ही इकाई पर उत्पन्न होता है। कर की दर अधिक होने पर कर वंचन में वृद्धि होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। कराघात और करापात मतलब जो प्रत्यक्ष कर है, कर की वसूली उसी से की जाती है, ठीक है, कर की वसूली उसी से की जाती है जिसके ऊपर यह कर का भार पड़ता है, ठीक है, ठीक, मतलब जिसकी आय हो रही है उसी से कर की वसूली पड़ती है, ठीक है, जिससे कर की वसूली की जाती है इसका भार उसी इंसान पर पड़ता है, ठीक। जैसे मेरी आमदनी हो रही, कर मुझे से वसूला जा रहा है। बाकी यह प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि इसमें जो है कर किसी तीसरे व्यक्ति पर लगता है, ठीक है, कर की वसूली जो है किसी तीसरे व्यक्ति पर लगता है और इसका भार किसी और के ऊपर पड़ता है, ठीक। जबकि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जिससे कर की वसूली की जाती है उसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है। और ये दूसरा वही आपका सही है। जैसे कर की दर अगर 5% है, लोग आराम से जो है कर दे देंगे, इसमें चोरी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कर की दर धीरे धीरे बढ़ करके 15%, 20% हो जाए तो लोग जो है कर देने से बचेंगे और लूप होल ढूंढेंगे कि किस तरह कर देने से बचा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी के बारे में देखिए। इसकी दर प्रत्येक राज्य में समान होती है। यह शुल्क अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला आपका गलत है, ठीक है। इसकी दर प्रत्येक राज्य में समान होती है, गलत है, ठीक है। जो स्टम्प ड्यूटी है यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, ठीक। दूसरा सही है, पहला गलत है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में जो 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त भारांश है और इनका जो 8 है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो भारांश है इनके, जो आपके कह सकते हैं कि मूल जो तत्व हैं जिनके अंतर्गत पे ये भारांश निकाला जाता है, इनका कुल का जो भारांश है वो 40.27% है। विभिन्न उद्योगों का उच्च से निम्न भारांश का जो क्रम है वो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए अगर भारांश के अकॉर्डिंग हम देखें तो यह जो है आपका रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील और कोयला, यह आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यह जो है आपका सही हो जाएगा।
और इसके अंतर्गत जो आपके आते हैं वो रिफाइनरी आ जाएगा, ठीक है। रिफाइनरी सबसे अधिक जो भारांश है यह रिफाइनरी उत्पाद का है। फिर आपका विद्युत है, स्टील है, कोयला है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक, ठीक। यह पाठ है प्रमुख है 8 जो है प्रमुख उद्योग हैं जिनके आधार पर जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं में शामिल है? वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा, नई फर्मों में प्रवेश पर प्रतिबंध, क्रेताओं की अधिक संख्या। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। दूसरा गलत है, ठीक है। पहला तीसरा आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? देखिए ये क्वेश्चन जो है कल वाले जो टेस्ट सीरीज कराया गया था उसमें हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था। विश्व बैंक द्वारा जितने भी रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते हैं सबको हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो जो लोग वो वीडियो अच्छे से देखे होंगे, देखिए जो रिपोर्ट वगैरह है इनसे एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो रिपोर्ट वाला जो सेक्शन है इसको आप लोग कम से कम याद कर ले, लिख करके जरूर याद कर लिया करें, ठीक है। देखिए विश्व बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते हैं उसमें आपका ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, लेकिन अब इसका प्रकाशन नहीं होता है। कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट है, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, विश्व विकास संकेतक रिपोर्ट, ठीक है। ये सभी जो रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है इसका प्रकाशन विश्व बैंक नहीं करता है, ठीक है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन IMF द्वारा किया जाता है, ठीक। IMF द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देखिए, इसकी सभी शक्तियाँ बोर्ड ऑफ गवर्नर में होती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार एवं पुनरुत्थान के लिए वित्तीय आधार उपलब्ध कराता है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। दोनों विकल्प सही हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है IMF, इसकी अगर हम बात करें, इसका स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत 1944 में, इस समझौते के अंतर्गत 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था और 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना किया गया था, ठीक। IMF का स्थापना किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में। विश्व व्यापार संगठन के बारे में, आयात प्रशुल्क और व्यापार बाधाओं को समाप्त करना, व्यापार नीतियों की निगरानी और समीक्षा करना, आर्थिक अनुसंधान और आंकड़ों का संग्रहण करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। मुद्रा सुविधाजनक लेखा की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के बारे में देखिए, यह कृषि उत्पादन और व्यापार में विकृत उत्पादन उत्पन्न करता है। इसमें कृषकों को नगद सहायता तथा पशुधन संरक्षण के लिए सहायता को शामिल किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत क्यों है? देखिए यह सब्सिडी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि यह जो है उस प्रदान के मतलब जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है यह इसमें छूट दी जाती है कि सभी देशों द्वारा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो दी है वो दी जा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी अपने कृषकों को प्रदान किया जा सकता है जो कृषि के उद्देश्य से होते हैं और इसकी अनुमति होती है। जो विकृति उत्पन्न करती है वो आपका एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज़्यादा विसंगति उत्पन्न करती है, ठीक है। और इसमें विकासशील भारत जैसे विकासशील देशों को लेकर के सवाल उठाया जाता है कि इनके ऊपर बैन लगाया जाए, क्योंकि ये अपने किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये जो खाद्यान्न बेचते हैं इससे इनके किसानों को ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी इसकी इजाज़त होती है, जिस पर मतलब रोक लगाने की जो बात की गई है वो आपका एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, ठीक है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है? खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यह रिपोर्ट जारी किया जाता है FAO द्वारा, ठीक है। FAO द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक। सही आंसर हो जाएगा इसका सी। और वर्तमान समय में इसके 130 से अधिक सदस्य देश हैं, ठीक है। और FAO द्वारा जो भी रिपोर्ट प्रकाशित की जाते हैं उसको अगर हम देखें तो कृषि उत्पाद बाजार स्थिति रिपोर्ट, खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, विश्व खाद्य असुरक्षा स्थिति रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट जो हैं FAO द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के बारे में देखिए। इसका मुख्यालय है पेरिस में और भारत इसका सदस्य देश है। कौन सा विकल्प इसका सही है?
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका मुख्यालय आपके पेरिस में है, यह सही है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और यह विकसित देशों का एक अंतर सरकारी आर्थिक सहयोग संगठन है और भारत विकासशील देश के अंतर्गत आता है। भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। गिल्ट एज बाजार के बारे में देखिए, यह प्रतिभूति जोखिम मुक्त होती है, इसकी तरलता कम होती है, यह आरबीआई द्वारा समर्थित प्रतिभूतियां हैं। सरकारी बांड दीर्घकालिक विकास व्यय के वित्त पोषण के लिए जारी किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है, कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है। इसकी तरलता कम होती है, यह गलत है। इसमें जो तरलता है वह ज़्यादा होती है, इसकी जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, यह जो है सर्वोत्तम गुण वाली प्रतिभूति होती है और इसमें जो है अत्यधिक तरलता होती है। ठीक, और यह एक जोखिम मुक्त प्रतिभूति है, ये भी याद रखिएगा। डेरिवेटिव के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प सही है। इनका कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता है, इसका लाभ परिसंपत्ति के समझौते पर निर्भर करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऐसे वित्तीय उपकरण होते हैं जिनका कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता है, इसका मूल्य और लाभ इसके अंतर्गत परिसंपत्ति के समझौते पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे अगर इसके उदाहरण हम देखें इसके अंतर्गत कौन कौन सा, जैसे वायदा बाजार हो गया, कैप और कॉलर वित्तीय विकल्प जैसे हो गए, वित्तीय प्रतिभूतियाँ हो गई, स्वैप हो गया, साख पत्र हो गया। ठीक है, ये सभी जो है इसके उदाहरण है जो डेरिवेटिव के। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम मसाला बॉन्ड जारी किया गया था। प्रथम मसाला बॉन्ड जारी किया गया था अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा पहला मसाला बॉन्ड जारी किया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ स्टॉक एक्सचेंज दिए गया और देश दिया गया है, जैसे निक्की किस देश का सूचकांक है। निक्की जो है जापान का सूचकांक है। ठीक है, जापान का। और SSE 50 किस देश का है, यह चाइना का है। निफ्टी किसका है, निफ्टी है भारत का। और स्ट्रेट टाइम्स जो है यह आपके सिंगापुर का है। इसका सही आंसर 4 3 2 1 ऑप्शन हो जाएगा। चिट फंड के बारे में देखिए, इनका नियमन और पंजीकरण आरबीआई और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इनको गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का दर्जा दिया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। चिट फंड के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ सतत विकास लक्ष्य SDG गोल दिए गए हैं और संबंध, जैसे SDG फर्स्ट का संबंध किससे है। बात करें अगर SDG फर्स्ट का संबंध, यह गरीबी की पूर्ण समाप्ति। ठीक है, नो पॉवर्टी की बात करता है। ठीक, गरीबियों की पूर्ण समाप्ति। SDG 4 की बात करें, यह जो है क्वालिटी एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। SDG 5 जो है यह जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, लैंगिक समानता की। SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है। ठीक है, जो 17 SDG गोल हैं इनसे क्वेश्चंस पूछता है, तो यह आप लोग रट डालिएगा, आपकी जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जो 17 SDG गोल हैं उनकी अगर हम बात करें, पहले में नो पॉवर्टी, दूसरे में है जीरो हंगर भूखमरी को समाप्त करना, तीसरे में गुड हेल्थ एंड वेलबींग स्वास्थ्य से संबंधित है, पाँचवा है क्वालिटी एजुकेशन, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन और पाँचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है आपका एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, नौवां जो है इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड इन्फोर्समेंट की बात करता है, दसवां है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, और 11वां जो है सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड इनोवेशंस की बात करता है। 12वां जो SDG गोल है यह आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड जो प्रोडक्शंस है उसकी बात करता है। 13वां है क्लाइमेट एक्शन, 14वां है लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, 15वां है लाइफ ऑन लैंड, छठा पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात करता है और 17 जो है इन सभी का मिला जुला एक रूप है। ठीक है, तो सही आंसर जो इसका है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सा विकल्प सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरात डोमर मॉडल पर आधारित थी और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसके अंतर्गत 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, ये दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, विकसित भारत 2047 के अंतर्गत अगली पीढ़ी के सुधारों में शामिल है राज्यों द्वारा भूमि संबंधी सुधार, जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी,
श्रम पूंजी और उद्यमशीलता संबंधी सुधार, विदेशी निवेश के लिए नियमों का सरलीकरण। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इस सभी को जो है विकसित भारत @ 2047 के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। एकीकृत पेंशन योजना के बारे में देखिए, यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसमें सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल्य वेतन का 50% पेंशन राशि के रूप में दिया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? नीति आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? इसका जो पदेन सदस्य है वह आपके रक्षा मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, यह दोनों जो है इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, 16वां वित्त आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वह अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया था। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का गठन जो कि 21 नवंबर 2022 को किया गया था और 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को यह कवर करेगा। ठीक है, और अरविंद पनगड़िया जो है इसके अध्यक्ष हैं, तो सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। चावल की जो प्रजाति है वो आपका लंगपी चावल की प्रजाति है। ठीक है, गेहूं की प्रजाति आपकी करण आदित्य, सोयाबीन की प्रजाति है फूले ध्रुवा, कपास की प्रजाति है स्वर्ण शुभ्रा। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, बाकी चावल की अन्य प्रजाति की बात करें, सयाद्री पंचमुखी है। ठीक है, GR19 है, जल भवानी है, हच्छा है, लंगपी है, TRY है। ठीक है, ये सभी चावल की प्रजातियां हैं। गेहूं की प्रजाति है करण आदित्य, पूसा वकुला, पूसा प्रभात, सुनहरी, यह सभी गेहूं की प्रजाति हैं। सरसों की RCH फर्स्ट, PHR 126, PGSH 1699, यह सभी सरसों की प्रजातियां हैं। सोयाबीन की प्रजाति है फूले ध्रुवा, हिमपालम, हरा सोया, RSP 1017, यह सोयाबीन की प्रजाति हैं। कपास की RS 2728, सुवर्ण शुभ्रा, PVH 116, CPD 1652, ये सभी कपास की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कपास के बारे में देखिए, इसका संबंध मालवेसी कुल से है। पहली बार संकर कपास का विकास भारत में हुआ। कपास के रेशे तनों से प्राप्त होते हैं। कपास के बिनौले में खाद्य तेल पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। कपास के रेशे तनों से प्राप्त होते हैं, गलत है। ठीक है, कपास का जो रेशा है तने से प्राप्त होता है, गलत है। कपास मालवेसी कुल का सही है। और पहली बार संकर कपास का जो विकास है भारत में ही हुआ था। सर्वोत्तम कपास के रेशों की जो लंबाई है 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कपास के जो बिनौले हैं 28.5% खाद्य तेल इसमें पाया जाता है। इसके बिनौले में, बिनौले की जो खेती है इसमें 6% नत्रजन, 3% फास्फोरस, 2% पोटास पाया जाता है। और महाराष्ट्र में जो कपास होता है इसे सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। और इसके रेशे जो हैं कपास के वह बीज से प्राप्त होते हैं, न कि तने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बाकी इसके यह समशीतोष्ण जलवायु में अच्छी तरह से ग्रो करता है। और इसके लिए 21 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा 60 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। मृदा काली जलोढ़ मृदा हो तो अच्छी कपास की कृषि होती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के बारे में देखिए, 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है। और इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु बजट का 4% भाग आवंटित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत है। इसके बारे में भी अच्छे से हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें अगर हम बात करें, इसमें इस बजट में सबसे अधिक जो दिया आवंटन किया गया है 22%, वो शिक्षा के लिए किया गया है। 13% कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए, 11% चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में दिया गया है, 6% सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में और 4% संसाधन आवंटन में किया गया। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा आपका, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 25-26 में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का उल्लेख किया गया है और इसका उद्देश्य बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता है। विंध्य एक्सप्रेसवे के बारे में देखिए, इसे उत्तर प्रदेश बजट 25-26 में प्रस्तावित किया गया है और यह गंगा एक्सप्रेसवे को सोनभद्र में जोड़ेगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए सही है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसे वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। कौन सा विकल्प सही होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 24 के बारे में देखिए। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य है और इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों ठीक बात है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की जा रही है? झांसी, ललितपुर, जालौन, बागपत। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जालौन। ठीक बात है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं? नीति आयोग द्वारा कौन से सूचकांक जारी होते हैं यह आपको बताना है। ठीक है, यह आपको बताना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना। भारत नवोन्मेष सूचकांक, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक और सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक, इनमें से कौन से सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किए थे वो आपको बताना है। देखिए नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक की अगर हम बात करें तो वो भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक, भारत नवोन्मेष सूचकांक, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, जिला चिकित्सा सूचकांक और राज्य ऊर्जा सूचकांक, ये सभी सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। 15वें वित्त आयोग के बारे में देखिए। जनसांख्यिकी प्रदर्शन, जनसांख्यिकी प्रदर्शन के को मतलब इंडिकेट करते हुए इनमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग द्वारा जनसांख्यिकी प्रदर्शन में 12.5% वित्त देने की बात की गई है। वन आवरण जिस हिसाब पे अगर है तो उसके अंतर्गत 7.5% वित्त का आवंटन किया जाएगा वन आवरण को ध्यान में रखते हुए। कर एवं राजकोषीय प्रयास के अंतर्गत 2.5% और क्षेत्र के अंतर्गत 15% धन का आवंटन या वित्त का आवंटन किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वन आवरण को ध्यान में रखते हुए जो वित्त का आवंटन किया जाएगा, वन आवरण को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, देखिए वन आवरण को ध्यान में रखते हुए जो वित्त का आवंटन किया जाएगा वो है आपका 7.5% नहीं है। ठीक है, 7.5% या नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आपका है वह 10% है। ठीक है, 10% धन का आवंटन वन आवरण को, जिस राज्य में जितना वन आवरण रहेगा उस हिसाब से उसको आवंटन किया जाएगा। ऑप्शन भी सही है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड के बारे में देखिए। यह एक वैधानिक निकाय है और यह पूंजी बाजार का नियामक है। कौन सा विकल्प सही है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। सेबी का स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी का स्थापना किया गया था। ठीक है, सेबी का स्थापना किया गया था। सेबी का स्थापना जो है 1988 में हो गया था, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड अधिनियम जो पारित हुआ था यह इसके बाद में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखिए। राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण पर, गरीबी निवारण एवं रोजगार वृद्धि पर, यह किस पर केंद्रित था यह बताना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में देखिए। भारत में इसका प्रारंभ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत लघु निवेशकों की बचतों को लाभप्रद परियोजनाओं में निवेश किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ए, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। और भारत में म्यूचुअल फंड का जो प्रारंभ है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था 1964 में, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के बारे में देखिए। सूक्ष्म उद्योग वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए। लघु उद्यम निवेश जो है 10 करोड़ होना चाहिए। मध्यम उद्यम वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ तक होना चाहिए। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत जिन उद्योगों को रखा गया है उसमें निवेश 1 करोड़ रुपए तक होना चाहिए और जो वार्षिक टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक होना चाहिए। लघु उद्यम के अंतर्गत उन उद्योगों को रखा जाता है जिसमें 10 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। और मध्यम उद्यम के अंतर्गत उन उद्योगों को रखा जाता है जिसमें 50 करोड़ वार्षिक टर्नओवर, ठीक है, 50 करोड़ से मतलब न्यूनतम और 250 करोड़ अधिकतम, मतलब 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में होना चाहिए। तो तीनों विकल्प सही हो जाएगा। सीमांत लागत को सही रूप में परिभाषित कीजिए। कुल उत्पादन की मात्रा से कुल लागत को विभाजित करने पर प्राप्त होता है। स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों पर किए गए व्यय का योग है। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में होने वाली वृद्धि है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में होने वाली वृद्धि है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीन टैक्स लागू नहीं होता है? किस राज्य में ग्रीन टैक्स लागू नहीं होता है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में ग्रीन टैक्स लागू नहीं होता है। ठीक है, ग्रीन टैक्स बिहार में लागू नहीं होता है। अगर भारत में ग्रीन टैक्स की बात करें किन राज्यों में लागू होता है, उसमें आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, असम है और केरल है। इन राज्यों में ग्रीन टैक्स लागू होता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन टैक्स जो है या डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर लागू होता है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट में शामिल होता है पिछले वर्ष का वास्तविक आय और व्यय विवरण, चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान। कौन सा विकल्प सही है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से किन कारणों से भारत क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल नहीं हुआ है? जो RCEP है उसमें भारत क्यों नहीं शामिल हुआ था? घरेलू उद्योगों का संरक्षण, प्रतिकूल व्यापार शेष, चीनी सामान की डंपिंग। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, घरेलू उद्योगों को संरक्षण, जैसे अगर RCEP में शामिल हो जाता तो इन देशों के साथ जो RCEP के सदस्य हैं उनके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता हो जाता और भारत में जो टैरिफ है, टैरिफ फ्री सामान आने लगते और भारत बाहर के जो सस्ते और अच्छे सामान जब विदेशों के सस्ते और अच्छे सामान भारत में आते तो भारत के जो उद्योग हैं इनका पतन होने लगता। इनको संरक्षण के लिए भी भारत इसमें शामिल नहीं हुआ और इसका जो है व्यापार पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। क्यों? क्योंकि भारत में आयात ज़्यादा होता, भारत निर्यात जो है कम कर पाता। ठीक है, उसके साथ साथ चीन की जो सस्ती सामानें हैं इनका डंपिंग भारत में होने लगता, तो भारत के जो उद्योग हैं वो क्या होते, धाराशाही हो जाते, चौपट हो जाते। ठीक है, तो तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री उनके स्पेनिश समकक्ष ने कौन से राज्य में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? यह उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था। कहाँ किया गया है? यह किया गया था गुजरात में और इसी को लेकर के यह काउंट्रोवर्सी में था कि सभी जो मुख्य रूप से जो सभी जो निवेश आ रहे हैं, सभी जो FDI आ रहे हैं वो सभी गुजरात में ही क्यों आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव निम्नलिखित में से कौन से वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित किया गया था? यह किया गया था आपका बेनोंग वन्यजीव अभयारण्य में। बेनोंग वन्यजीव अभयारण्य यह कहाँ पे है? बेनोंग वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में, ऑप्शन डी। हाल ही में चर्चा में रहा नेमालाइन मायोपैथी क्या है? नेमालाइन मायोपैथी क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? यह एक दुर्लभ मांसपेशी विकार है। ठीक है, दुर्लभ मांसपेशी विकार रोग है। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, भोजन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, पैर में विकृति हो जाती है, रीढ़ की जो हड्डी है इससे संबंधित यह समस्या है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड प्राप्त किया है? कौन सा विकल्प सही होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है उर्मिला चौधरी। उर्मिला चौधरी, और यह कहाँ की है? नेपाल की। ठीक है, नेपाल की, ऑप्शन ये हो जाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में नियुक्त किया गया है? यह जो है 51 में बने थे। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। देखिए विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी। हाल ही में लुओंग कुओंग निम्नलिखित में से कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? वियतनाम का, ऑप्शन हो जाएगा वियतनाम का। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास के बारे में देखिए, यह बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य उभरती और विशेष तकनीकों कि एकीकरण के माध्यम से सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाना है। कौन सा विकल्प सही होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। और यह जो है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज यह है कहाँ पे? यह आपके झांसी में है, उत्तर प्रदेश के झांसी में। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में खोजी गई एंगुइकुलस डिकैप्रियोई क्या है? एंगुइकुलस डिकैप्रियोई क्या है? यह जो है एक क्या है? सांप की एक नई प्रजाति है। ठीक है, सांप की एक नई प्रजाति है और इसे खोजा गया है पश्चिमी हिमालय में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में हुए T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता था? T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता गया था न्यूजीलैंड द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने
ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए सोफी डिवाइन की कप्तानी में अपना पहला T20 विश्व कप खिताब साउथ अफ्रीका को हरा करके जीत लिया था। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय प्रणाली के महत्व को दर्शाता है? उत्पादन के कारकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, कोष प्रबंधन एवं वृद्धि के लिए उपाय किए जाते हैं, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके अधिकतम लाभ अर्जित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तरलता को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, वित्तीय संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करना। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। आधार दर के बारे में देखिए, इसके आधार पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देता है। इसका निर्धारण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि आधार दर की अगर हम बात करें तो यह वह न्यूनतम ब्याज दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं और उसे आधार दर के रूप में जाना जाता है। और आधार दर से कम ब्याज दर पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, मर्चेंट डिस्काउंट दर के बारे में देखिए, एमडीआर की राशि व्यापारियों को नहीं मिलती है। वर्तमान में 2000 रुपये तक के डिजिटल लेन देन पर किसी तरह का एसडीआर नहीं देना पड़ता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको बजट 25-26 में विकसित भारत के इंजन के रूप में रखा गया है? कृषि, एमएसएमई, निवेश या फिर निर्यात? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी को रखा गया है। ठीक है, बजट 2025-26 में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, इन्हें जो है विकसित भारत इंजन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक विकास एक बहुआयामी उपागम है। इसका उद्देश्य उत्पादन और सामाजिक न्याय में वृद्धि करना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक के बारे में देखिए, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। इसका मापन प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा के आधार पर किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन मदों को पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है? ऋणों की अदायगी, राज्यों को अनुदान, रक्षा व्यय, शेयरों में निवेश। कौन सा विकल्प सही होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला और चौथा, दूसरा तीसरा गलत है। ठीक है, दूसरा तीसरा गलत है। इसमें क्या पूछा है? पूंजीगत व्यय, राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है यह पूंजीगत व्यय में शामिल नहीं होगा। रक्षा पर जो व्यय किया जाता है ये भी आपके पूंजीगत व्यय में। बाकी शेयरों में अगर निवेश होता है, ऋणों की अदायगी होती है, तो यह जो है आपके पूंजीगत व्यय में शामिल होता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जा रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? यह किया जा रहा है लखनऊ में। और बजट 2025-26 में लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकास करने की बात की गई थी और प्रस्तावित है, और इसके लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। तो बी इसका सही हो जाएगा। स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र के बारे में देखिए, इसके तहत 8 एक्सीलेंस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पहले केंद्र की स्थापना आईआईटी कानपुर में की जाएगी। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? देखा, अगर एक्सीलेंस सेंटर की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 एक्सीलेंस सेंटर का स्थापना होगा, और इसके अंतर्गत प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो केंद्र है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में किया जाएगा। ठीक है, और यह कहाँ पे? आपके लखनऊ में है। ठीक है, बाकी आईआईटी कानपुर में दूसरा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कनहर सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है? कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? देखिए, बिहार इसमें शामिल है, बाकी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड इसमें शामिल हैं। ठीक है, सोनभद्र के अमवार गांव में कनहर नदी पर कनहर डैम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ये 3 राज्य से जुड़ा हुआ है, और इस परियोजना का जो निर्माण किया गया था 1976 में किया गया था। ठीक है, और 10 वर्ष में इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर के राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा झांसी में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है? कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या फिर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन बी हो जाएगा।
यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? एमएसएमई में सुधार, बैंकिंग सुधार, मुद्रास्फीति या फिर कर सुधार। जो यूके सिन्हा समिति है इसका गठन किया गया था एमएसएमई में सुधार के लिए, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में सुधार के लिए यूके सिन्हा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन है। किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन द्वारा आय में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी द्वारा जीवन स्तर सुधारने में सक्षम है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, आगे की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में सही है? कीमत गिरने पर इनकी क्रय में कमी आती है, कीमत बढ़ने या घटने पर भी इनकी मांग में अंतर नहीं आता है, इनकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। कौन इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इनका कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होता है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची कुछ वित्तीय संस्थाएं दी गई हैं और उसकी स्थापना वर्ष। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, इसका स्थापना कब किया गया था? यह हुआ था आपको 1971 में। सिडबी का स्थापना किया गया था 1989 में। एक्जिम बैंक का स्थापना 1982 में हुआ था और नेशनल हाउसिंग बैंक का स्थापना किया गया था 1988 में। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। 3 4 1 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद जीडीआर के बारे में देखिए। यह अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद से ज़्यादा तरल होता है। इसमें व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशक निवेश कर सकते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प गलत हैं। जीडीआर को भी एडीआर की तरह ही जारी किया जाता है, किंतु अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो एडीआर का प्रयोग अमेरिकी शेयर बाजार के लिए किया जाता है और जीडीआर का प्रयोग अन्य विदेशी शेयर बाजारों जैसे लंदन हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, इनके लिए किया जाता है, ठीक। तो पहला आपका गलत हो जा रहा है। दूसरे की अगर हम बात करें, एडीआर में व्यक्ति और संस्थागत निवेशक दोनों ही निवेश कर सकते हैं, जबकि जीडीआर में केवल संस्थागत निवेशक ही निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों गलत है। डीमैट अकाउंट के बारे में देखिए। भारत में इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। इसके माध्यम से शेयर को कैश की भांति किसी अन्य खाते में अंतरित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प जो है सही हो जाएगा डीमैट अकाउंट के बारे में। व्यापार को संरक्षण देने के लिए किसी देश द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं? आयात शुल्क में वृद्धि, वीजा नियमों में लचीलापन, घरेलू निर्यात उद्योगों को विशेष छूट, घरेलू करों में कटौती। कौन सा विकल्प सही होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 3 4। वीजा नियमों में लचीलापन, यह गलत है। बीमा नियमों में लचीलापन से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। आयात प्रतिस्थापन के लिए किसी देश द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं? उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना, विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करना, रोजगार में वृद्धि करना, परिवहन व्यय में वृद्धि करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, ठीक है। दूसरा तीसरा सही है। देखिए आयात प्रतिस्थापन जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उनका कोई निकट स्थानापन्न देश में ही उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर इसके अंतर्गत हम बात करें, जैसे इसके अंतर्गत अगर आयात प्रतिस्थापन के लिए जो निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं वह जैसे उत्पादन में सरकार की इसमें केंद्रीय भूमिका होती है। व्यापार स्थानिकता को बढ़ावा देने के लिए प्रशुल्क नियतांश अर्थात जो कोटा होता है, विदेशी मुद्रा को नियंत्रित किया जाता है और रोजगारीकरण और आय में वृद्धि होती है, परिवहन व्यय कम होता है, राष्ट्रीय उत्पादन पर अधिक बल देना पड़ता है, औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, उसके साथ साथ घरेलू उत्पादों को प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा दिया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। विदेशी व्यापार नीति 2023 के बारे में देखिए। कौन सा विकल्प गलत है? कौन जो है निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में नामित किसे नहीं किया गया है यह बताना है। आगरा, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन है, आगरा को इसमें शामिल नहीं किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत जो 4 शहर हैं वो फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों ने 24-25 में स्टॉप और पंजीकरण बिक्री कर और राज्य उत्पाद शुल्क में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त किया था? देखिए महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, तमिलनाडु दूसरे, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत लक्षित किया गया है? संवर्धित कृषि उत्पादकता, फसल विविधता को अपनाना, पंचायत स्तर पर भंडारण बढ़ाना, परिवहन व्यय में कमी करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा आपका गलत है। ठीक है, चौथा गलत है। देखिए भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ कर रही है और यह जो कार्यक्रम है यह मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है संवर्धित कृषि का उत्पादन बढ़ाना, अर्थात इसकी उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब भंडारण की अच्छी व्यवस्था करना जिससे कि फसल जल्दी खराब ना हो और उन्हें उचित मूल्य मिलने तक उनका भंडारण अच्छे से किया जा सके। सिंचाई की सुविधा में सुधार करना, दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना। तो सही आंसर भी हो जाएगा। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। यह राज्य सरकारों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। इसके पहले चरण में 50 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन कम होगा। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर है सी। इसके पहले चरण में 50 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। यह कथन आपका गलत है। ठीक है, यह कथन गलत है। ठीक, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा, न कि 50। ठीक है, 100, तो सी गलत हो जाएगा। बजट 25-26 में संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? इसकी सीमा को बढ़ा करके जो है 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, पहले 3 लाख था, अब बढ़ाकर कर दिया गया है 5 लाख। बजट 25-26 में निम्नलिखित में से किस राज्य में नया यूरिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? नया यूरिया संयंत्र जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है असम में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। पी नोट्स के बारे में देखिए, पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में। यह विदेशी निवेशकों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करने के लिए सेबी के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप पार्टिसिपेटर या पी नोट्स के माध्यम से जो निवेश है भारत में कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सेबी के तहत पंजीकृत होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो पंजीकृत संस्था है या फिर अगर कोई व्यक्ति है, अगर जो पंजीकृत है उससे आप पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में निवेश करेंगे। आपको पंजीकृत होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पी नोट्स के माध्यम से निवेश करते हैं तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु की मांग में वृद्धि और कमी को प्रभावित करने वाला कारक है? प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में वृद्धि या कमी, पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी, उपभोक्ताओं की आय। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा विकल्प इसमें सही सुमेलित है? अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना, भारत नेट परियोजना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, भारतीय भाषा पुस्तक योजना भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करना, राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड को बढ़ाना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी विकल्प सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद स्कीम को प्रारंभ किया गया है? फुटवियर के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फुटवियर और जो लेदर क्षेत्र है इसकी उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की शुरुआत की गई है। अक्टूबर 2024 में समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में हुआ था? यह भारत और ओमान के बीच में होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी। हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस नंबर पे था? इसमें भारत 105वें नंबर पे था, 105वें नंबर पे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कौन से जनपद में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? किस जिले में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया यह बताना है। यह उद्घाटन किया गया है गोरखपुर जिले में सैनिक स्कूल का। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। और यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। और इसमें जो है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, लड़कों और लड़कियों को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए
इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। संजीव रैना को आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। और आलोक रंजन को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया है। रणधीर सिंह को एशिया ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो सभी एक दूसरे से सम्मिलित हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 3 4 ऑप्शन बी। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया था? ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन साथी या फिर ऑपरेशन जुगनू? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है ऑपरेशन सद्भावना, ठीक, ऑपरेशन सद्भावना, ठीक। और मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में आए तूफान यागी से प्रभावित देशों को सहायता करने के लिए भारत द्वारा यह शुरुआत किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया गया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत किस नंबर पे है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में जो भारत की रैंकिंग है वो 79 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 की शुरुआत की गई है? निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 की शुरुआत की गई है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में की गई है। तो यह जीएस वाले सेक्शन का आपका 140 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ और आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।